एवरीवन। आज हम करेंगे BEGS 183 जो कि है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर इस साल हुआ जो था आपका एग्ज़ाम, उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका जो सब्जेक्ट है आपका ये होता है 4 क्रेडिट्स का, इसीलिए इसका जो पेपर भी आपका आता है वो 50 मार्क्स का ही होता है और इसको करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी आपका अगर इस साल एग्ज़ाम है तो आपको ये माइंड में रखनी है बात की जो ये पेपर है आपका सिर्फ 50 मार्क्स का होगा और जो है आपका इसको करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 2 आवर्स मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको कंपलसरी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था इसके आपको 15 मार्क्स मिलने थे। ठीक है, यहाँ पे 15 मार्क्स है तो 3 यहाँ पे आपको सवाल करने थे और हर एक टोटल यहाँ पे आपको दिए हैं सवाल, इसमें से आपको 3 सवाल करने थे। ठीक है, और जो हर एक सवाल है उसके 5-5 मार्क्स थे। तो सबसे पहले और आपको इनको हर एक क्वेश्चन को आपको इसको 100 वर्ड्स में लिखना था। सबसे पहले इस पे आपको पूछा था कि व्हाट आर होमोनिम्स। ठीक है, होमोनिम्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देनी थी और गिव एग्जांपल्स टू शो हाउ देयर यूसेज कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको बताना था कुछ ये एग्जांपल्स देनी थी जिसमें आपको ये बताना था इनको कि जो सेकंड लर्नर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जैसे कि आप हमारी बात कर लो, जैसे हमारी जो मदर टंग अलग होती है, फिर दूसरी लैंग्वेज हम बोल रहे होते हैं, तो इंग्लिश आप सेकंड या थर्ड पे पढ़ते हो। या आप ये नहीं है कि आप बहुत कम बच्चे हैं जो पहले से बचपन से इंग्लिश सीखते हैं, ये हम बाद में सीखते हैं स्कूल जाके, है ना। तो वो है, तो हमारे लिए जब हम होमोनिम्स का कोई यूज़ करेगा तो हमारे लिए क्या, या कहीं पे होमोनिम्स का यूज़ किया गया होगा तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस टाइम पे। ठीक है, उनको समझने के लिए ये आपको बताना था। आप ये टेंशन नहीं लेना, अगर आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में तो आप नहीं बोलना कि हम मुझे तो ये आता ही नहीं, कुछ नहीं, मैं तब तक ये आपका इस पे करा दूंगी कंप्लीट। ठीक है, और अगर आपका जुलाई में भी एग्ज़ाम है तो मैं तब तक ये वाला जो टॉपिक है ये मैं कराने की कोशिश कर दूंगी। ठीक है, फिर आपको ये समझा दूंगी कि होमोनिम्स क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्कस द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। तो यहाँ पे आपको बताना था राइटिंग की जो है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, मतलब जो प्रोसेस अप्रोच होती है वो राइटिंग में कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, या ये जो प्रोसेस अप्रोच है ये क्या होती है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देनी थी आपको अपना आंसर सही दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, और ये आपको 100 वर्ड्स में लिखना था जो आंसर है इसका, यानी 1 पेज का आपको लिखना था लगभग। उसके बाद है एक से थोड़ा सा कम। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टोरेज स्किल्स। यहाँ पे आपको बताना था स्टोरेज स्किल्स जो है इस टर्म से आपको क्या समझ आया है, या ये जो स्टोरेज स्किल्स है ये क्या होती है। ब्रीफली डिस्क्राइब 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज स्किल्स। तो उसके बाद आपको शॉर्ट में बताना था कि जो 2 बड़ी कैटेगरीज हैं आपके स्टोरेज स्किल्स की वो क्या होती हैं। फिर कुछ उसमें अच्छा उसको बनाने के लिए यहाँ पे बोला तो नहीं है एग्जाम्पल्स देनी है, बट आप दे देना एग्जाम्पल्स वहाँ पे, क्योंकि इससे आपका जो आंसर है वो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर है आपका हाउ आर रिडक्शन डिवाइसेस यूज्ड इन नोट टेकिंग, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सच डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपको बताना था रिडक्शन डिवाइसेस कैसे आप जब नोट टेकिंग कर रहे होते हो, मतलब जब नोट्स कोई जब आपको कुछ पढ़ा रहा होता है फिर आप नोट ले रहे होते हैं ना, कोई किताब आप पढ़ते हो वहाँ से आप नोट्स बना रहे होते हो, तो उस टाइम पे रिडक्शन जो डिवाइसेस है उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है और कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको 2 एग्जाम्पल्स देनी थी इन डिवाइसेस की। फिर आपका था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको लिखना था दो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ना पार्ट्स, यहाँ पे किसी एक पे आपको ऐसे लिखना था 200 वर्ड्स में, यानी 2 पेजेस पे आपको लिखना था। इसके आपको 10 मार्क्स मिलते। पहला था कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको लेके आप अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप एक क्रिटिकल रीडर बन सकते हो। तो कल ही मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है स्ट्रैटेजीज जिसमें मैंने समझाई है एक क्रिटिकल रीडर की, आप वो देख सकते हो। जो ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी इससे जो पहली 1-2 वीडियोस है वहीं पे आपको ये मिल जाएगा, इसके ऊपर जो बनाया था मिनी वीडियो। ठीक है, तो ये आपको बताना था, या तो इस पे को लिखना था एक ऐसे, या आपको लिखना था इस पे ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स एंड शो हाउ दे हेल्प वन टू बिकम अ बेटर लर्नर। यहाँ पे आपको 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स बतानी थी, जो बड़ी बड़ी मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स है ना, जो कि लोग हर कोई मतलब यूज़ करता है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ स्टडी स्किल्स, तो आपको बतानी थी। और आपको बताना था कैसे वो एक इंसान को और अच्छा लर्नर बनने में मदद कर सकती हैं।
फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन विद अ क्लियर बिगनिंग बॉडी एंड कंक्लूजन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पे एक आपको ये एक टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे आपको एक कंपोजिशन लिखना था, सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ अच्छा सा लिखना था। इसके आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको उसको एक अच्छी सी बिगनिंग भी देनी थी, फिर आपको बॉडी भी देनी थी, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं ना आप, फिर बीच में बॉडी अच्छी सी देनी थी, जो टॉपिक है उसके आइडियाज़ मेन, फिर उसके बाद कंक्लूजन भी अच्छा देना था जहाँ पे आप एंड करते हो उसको, तो ये अच्छे से आपको बताना था। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये आपके इसको 7 मार्क्स देते अगर आप ये करते ये सवाल, तो ये था आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 10 डेज। यहाँ पे आपको एक अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको एक लेटर, फॉर्मल लेटर लिखनी थी। ये तो आपको पता होगा ना फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, तो जिसपे आपको उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि वो आपको 10 डेज़ की लीव दे दें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पुअर एंड द नीडी ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन दीज इनिशिएटिव्स। तो अब आपके जो द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर, तो आपकी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो कि एक एसोसिएशन है, यहाँ पे मतलब लोग ग्रुप है एक लोगों का, जो कि मिल के उन लोगों की हेल्प करते हैं जो गरीब होते हैं या जिनकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, वो उनकी वो पूरी करने के लिए हेल्प करते हैं। तो क्योंकि कोविड-19 जब लगा था, फिर उसके बाद जो लॉकडाउन लगा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी लोगों को, खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लोग जो मजदूरी करते बेचारे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो खाने के लिए नहीं उनको मिल रहा था कुछ, बाहर नहीं वो जा सकते थे मजदूरी करने, तो उनको बहुत उस टाइम पे ज़रूरत है। ठीक है, तो वैसे ही आपको वो एग्जाम्पल्स दे के आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या उन्होंने, एक रिपोर्ट लिखनी थी यहाँ पे कि क्या क्या इन जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए उन लोगों की, नीडी लोगों की या पुअर लोगों की मदद करने के लिए ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। ये था। ठीक है, इसके 6 मार्क्स थे। उसके बाद आपको पैसेज दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, रीड पैसेज एंड आंसर। यहाँ पे आपको गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पे एक आपको पैसेज दी गई है और उसके एंड पे फिर क्वेश्चंस दूसरे साइड पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थी कि अ कॉन्टेजियस डिजीज़ इज़ वन दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये एक पूरा कि एक कॉन्टेजियस डिजीज़ बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे को लगती है, जैसे कि हमारा कोविड था, है ना, कोविड के दौरान क्या हो रहा था, एक इंसान से दूसरे को फैल रहा था, है ना। इन सम केसेस contagious diseases can become an epidemic or even a pandemic. तो an epidemic is a sudden disease outbreak that reflects a large number of people in a particular region, community और population। तो बहुत बार होता है ये एपिडेमिक जो होता है, ये जो डिजीज़ है एपिडेमिक बन जाता है और कभी ये पैंडमिक बन जाता है। एपिडेमिक होता है कि ऐसी कोई बीमारी जो कि अचानक से आ जाती है और बहुत सारे जो ग्रुप है, पॉपुलेशन है लोगों की, उसको अपने इसमें ले लेती है, मतलब उस बहुत सारे लोगों को ये डिजीज़ हो जाता है, कम्युनिटी पूरी को हो जाता है या किसी एरिया को हो जाता है। इन एन एपेडेमिक द नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड बाय द डिजीज़ इज़ लार्जर दैन व्हाट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड। तो जो एपेडेमिक जो होता है, जो डिजीज़, यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं, मतलब जो जिन लोगों को ये बीमारी होती है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जितना हमें लगता है कि इतने लोगों को ये हो जाएगी, उससे ज़्यादा लोगों को ये फैल जाता है। अब है पैंडमिक इज़ अ डिजीज़ epidemic that has spread to a larger number of people across a large region, multiple nations और continents। अब क्या होता है, पैंडमिक जो है ये भी एक एपिडेमिक डिजीज़ होता है, जहाँ पे इसमें क्या होता है, ये जो जैसे कि ये बहुत सारी पूरी दुनिया को अपने इसमें ले लेता है, जैसे कोविड-19 का हुआ था। एक तो पहले ये एक जैसे बहुत बार बोला जाता है कि वुहान से, या बहुत सारी थ्योरीज है कि वुहान से आया था, पहले वुहान में फैला था, फिर चाइना में हुआ, उसके बाद ये पूरी दुनिया में आया, है ना, तो वैसे टाइप का। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें क्या होता है, ये पूरी फिर दुनिया में धीरे धीरे मतलब पूरी सारी बहुत सारे नेशंस को हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है। वाइल अ डिजीज़ माइट बी कंटेजियस इट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट पीपल। तो ये जो डिजीज़ होता है ये तो पता है कि ये फैलता है, मतलब एक इंसान से दूसरा इंसान, लेकिन इसका हर एक इंसान पे हो सकता है अलग अलग तरीके से असर करे। वेदर सम वन डेवलप सिम्टम्स और नॉट इज़ कंट्रोल्ड बाय देयर लेवल ऑफ इम्यूनिटी विच कैन बी एक्टिव और पैसिव। अब ये डिपेंड करता है कि किसी इंसान
इंसान में सिम्टम्स होंगे, किसी में नहीं होंगे, है ना। किसी को मतलब खांसी ज़ुकाम जल्दी हो जाएगा, किसी को नहीं होती है। और ये कैसे क्या किसी इंसान पे जल्दी, किसी को कम हो जाता है और उसको ठीक भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जैसे कोविड के दौरान हुआ था कि बहुत सारे लोगों को हुआ भी, बट उनको फिर ख़त्म, जैसे वैक्सीनेशन हुई तो फिर उनको होके चला गया। या उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को हुआ होगा, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो उस पर वो कोविड ज़्यादा अपना कुछ कर नहीं पाया, तो वो लोग ठीक हो गए। तो वो ये कि हर एक इंसान की इम्यूनिटी, किसी की एक्टिव होती है, किसी की पैसिव होती है, उसके हिसाब से फिर ये हो जाता है। अब एक्टिव इम्यूनिटी मींस वंस बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट ऑफ द वायरस और अनदर डिजीज कॉजिंग एजेंट। अब क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी में, क्या होता है हर एक इंसान जो है, एक इंसान की जो बॉडी में अपने एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो जिससे जो होता है ना, जैसे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो हेल्प करते हैं उसमें और बीमारियों को दूर भगा देते हैं। वही वाला जो अपनी बायोलॉजी में पढ़ा होगा 10th में। तो वो ये कि वो उनको जो भी दूसरे एजेंट होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको उनके साथ लड़के उनको भगा देते हैं। दिस हैपन्स आफ्टर स्पेसिफिक डिजीज इज इंट्रोड्यूस टू द बॉडी थ्रू प्रीवियस इन्फेक्शन और अ वैक्सीन। तो ये कब होता है, जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये कब बने हुए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ये जब एंटीबॉडीज तब बनती है जब एक इंसान को ऑलरेडी पहले कोई इन्फेक्शन, जैसे कि आपको कभी कोविड से पहले जो खांसी जुकाम हुआ होगा, उस टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज होंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे, वो बन गया होता है ना, वैसे सिस्टम ही होता है, ये आपका बायोलॉजी वाला है। तो उस टाइम पे वो जो है जो आपके एंटीबॉडीज़ है बन गए होते हैं, और जब ये दूसरी बीमारी आती है, इसको फिर वो भगा देते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस इन्फेक्शन ऑफ वैक्सीन, या कभी आपने वैक्सीन जो कराई हुई होती है, उसमें जो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन गए होते हैं, वो उसमें उसको भगाने में हेल्प करते हैं। दिस इम्यूनिटी इज़ यूजुअली परमानेंट। ये जो इम्यूनिटी होती है, ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है हमेशा रहती है आपकी बॉडी में, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स दैट एंटीबॉडीज़ वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लाइक फ्रॉम मदर टू बेबी। अब जो पैसिव होती है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब एक जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी बॉडी में नहीं बने, बल्कि दूसरे इंसान की बॉडी से आपकी बॉडी में आए हैं। जैसे कि एक मदर जो होती है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो उससे जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, तो फिर वो जो माँ की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ थी, उनको फिर वो अपनी अपनी बॉडी में ले आया, है ना। वैसे पैसिव इम्यूनिटी यूजुअली लास्ट अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स। जो ये पैसिव होती है, ये ज़रूरी, ये मतलब कुछ ही या तो कुछ दिनों तक रहेगी, या कुछ हफ्तों तक रहेगी, या कुछ महीनों तक रहती है, ये परमानेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, ये आपको पहले बताना था। उसके बाद आपको अपने हिसाब से बोलता है ये जो पैसेज है इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या रहेगा। फिर आपको बताना था गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। तो आपको यहाँ पे जो पैसेज थी, इस पर एक अच्छा सा आपको नाम देना था इसको, ठीक है। राइट अ समरी ऑफ अबव पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अब उसके बाद आपको इस जो पैसेज है, इसकी छोटी सी समरी शॉर्ट में इसको बताना था ना, लिखना था। जैसे बुक आपको टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उस पर एंड पे उस छोटी सी समरी दी होती है ना, पूरे टॉपिक को शॉर्ट में लिखा होता है, वो ये आपको लिखना था अराउंड 75 वर्ड्स के। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद अभी जब एग्ज़ाम्स होंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या करना है, जिससे आप इसमें और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, और आप मार्क्स ला सकते हो इस पेपर में अच्छे से, ठीक है।